हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे। मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार अपने यूट्यूब चैनल एस सी यूट्यूब पर SC 2.0 हाई फाई स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, करंट अफेयर्स विद प्रिंस कुमार श्रृंखला के अंतर्गत आपको करंट अफेयर से संबंधित 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि हमारी प्रीसीएस और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा में अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, उन्हें आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। क्या कुछ है खास आज के वीडियो में, देखते हैं पहले प्रश्नों को, फिर बढ़ेंगे आगे। नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत कहां से की गई? ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने? ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा उत्पादन कितना मूल्य रहा? रक्षा उत्पादन कितना रहा? हाल ही में किस उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई? दुनिया की पहली CNG बाइक किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का नेतृत्व किसे सौंपा गया है? और CHAPEA मिशन का संबंध किस ग्रह से है? ध्रुव सितवाला का संबंध किस ग्रह से संबंधित है? किस खेल से है? ध्रुव सितवाला का संबंध किस खेल से है? SCO का 10वां सदस्य कौन बना? SCO का 10वां सदस्य कौन बना? जी हाँ दोस्तों, इन प्रश्नों का उत्तर देखेंगे, समझेंगे विस्तार पूर्वक। इससे पहले वीडियो को शुरुआत करें इस मोटिवेशन के साथ कि मुश्किलें आसान होंगी, मुश्किलें आसान होंगी। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू मेहनत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू मेहनत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, बस तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, बस तू जरा कोशिश तो कर। इस मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं, अर्थात कि दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, आवश्यकता सिर्फ मेहनत करने की है। जो भी हमारे ख्वाब हैं वो हकीकत में बदलेंगे, सिर्फ हमें क्या करनी है, कोशिश करने की जरूरत है। कोशिश करेंगे तो हमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। वीडियो की शुरुआत करें, आइए देखते हैं क्या कुछ है इन प्रश्नों का उत्तर। नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, दुनिया में भारत पहला देश बन गया जिसने नैनो यूरिया और नैनो DAP का उत्पादन शुरू कर दिया। नैनो यूरिया और नैनो DAP का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? इफ्को के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? इफ्को के द्वारा किया जा रहा है। नैनो यूरिया और नैनो DAP का उत्पादन इफ्को के द्वारा किया जा रहा है। इफ्को के द्वारा किया जा रहा है। और नैनो यूरिया और नैनो DAP, नैनो यूरिया और नैनो DAP का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? ये किया जा रहा है इफ्को के द्वारा। इफ्को इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। कब हुई थी? 1967 में। इफ्को की स्थापना हुई थी 1967 में। इफ्को की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। और एक और संगठन है क्रिप्को की स्थापना हुई थी 1987 के आसपास। ठीक है, तो दोस्तों इफ्को की स्थापना हुई इफ्को के द्वारा नैनो यूरिया और नैनो DAP का उत्पादन किया जा रहा है। नैनो उर्वरक सब्सिडी, तो नैनो उर्वरक, नैनो यूरिया और नैनो DAP आएंगे जो कि लिक्विड होंगे। कैसे होंगे? लिक्विड होंगे, लिक्विड फॉर्म में रहेगा नैनो यूरिया और नैनो DAP, और उसे किसानों को स्प्रे के माध्यम से क्या करना है? स्प्रे के माध्यम से फेंकना, स्प्रे के माध्यम से फसलों पर छिड़काव करना है। स्प्रे के माध्यम से फसलों पर क्या करना है? छिड़काव करना है। तो इसका जो उत्पादन है, यह योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? इस योजना की शुरुआत गुजरात के गांधीनगर से की गई। कहाँ से की गई है? इस योजना की शुरुआत गुजरात के गांधीनगर से की गई है। कहाँ से की गई है? गुजरात के गांधीनगर से की गई है। कहाँ से? गांधीनगर से की है। किसने की है? अमित शाह जी ने की है। सहकारिता मंत्री किसने की है? अमित शाह जी ने किया है। किसने किया है? सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किया है। और अमित शाह जी ने जो नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की है, 100 दिवसीय कार्य योजना है। कितने दिवसीय कार्य योजना है? 100 दिवसीय कार्य योजना है, जिसमें नैनो उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, नैनो उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन पूरे भारतवर्ष में किया जाएगा। विविध कार्यक्रमों का आयोजन पूरे भारतवर्ष में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, नैनो जो उर्वरक सब्सिडी योजना है, इसकी शुरुआत गुजरात के गांधीनगर से की गई है। और यह अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर किया गया। कब किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को मनाया जाता है। 6 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। उसी दिवस के 6 जुलाई के दिन ही ये क्या किया गया? नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। और इसी दौरान NCOL के भारत ब्रांड से ऑर्गेनिक
आटा लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक आटा, ठीक है। भारत ब्रांड के नाम से ऑर्गेनिक आटा लॉन्च किया गया। भारत ब्रांड के नाम से क्या लॉन्च किया गया? ऑर्गेनिक आटा लॉन्च किया गया। तो दोस्तों, नैनो उर्वरकों का उत्पादन इफ्को के द्वारा किया जा रहा है। इफ्को जो है गुजरात में और उत्तर प्रदेश के फूलपुर, आंवला में नैनो उर्वरकों के उत्पादन का जो संयंत्र है वो लगाया हुआ है। नैनो उर्वरक जो है उत्पादन किए जा रहे हैं। नैनो उर्वरकों को पूरे भारतवर्ष में प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई है। नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत गुजरात के गांधीनगर से अमित शाह जी ने किया है। और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। 6 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। एफ निकोलसन को सहकारिता का जनक माना जाता है। एफ निकोलसन को फादर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी माना जाता है। एफ निकोलसन को फादर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी माना जाता है। 1905 में भारत में पहली बार कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कर्जन के द्वारा प्रयास किया गया था। किसके द्वारा प्रयास किया गया था? कर्जन के द्वारा प्रयास किया गया था। यानी भारत में पहली जो सोसाइटी स्थापित हुई थी लॉर्ड कर्जन के समय में स्थापित हुई थी। लॉर्ड कर्जन के समय में स्थापित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने? जी हाँ दोस्तों, ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने? ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पजशकियान। कौन बने हैं? मसूद। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मसूद पजशकियान। मसूद पजशकियान। मसूद पजशकियान ने सलील सलील जलील सईद जलीली को हराकर राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए हैं। ईरान जिसकी राजधानी है तेहरान। ईरान जिसकी राजधानी है तेहरान। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जी थे। ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, जिनका विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। विमान दुर्घटना में निधन होने के बाद ईरान में नए राष्ट्रपति चुनाव हुए। नए राष्ट्रपति चुनाव जब हुए तो उसमें किसे सफलता प्राप्त हुई? मसूद पजशकियान को। मसूद पजशकियान अर्थात ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं मसूद पजशकियान। कौन बन गए हैं? मसूद पजशकियान जी क्या हुए? ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए। ईरान जो एससीओ का 9वां सदस्य देश भी है। एससीओ का 9वां सदस्य देश भी है ईरान। ईरान जो है एससीओ का 9वां सदस्य देश भी है। और साथ में ईरान में बहुत सारी परियोजनाएं जो हैं भारत के द्वारा संचालित की जा रही हैं। ईरान में चाबहार बंदरगाह का विकास भी भारत के द्वारा किया जा रहा है। चाबहार बंदरगाह का विकास भी पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के बगल में किया जा रहा है। चाबहार बंदरगाह का विकास ईरान में भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हो सकता है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने कीर स्टारमर। कौन बने हैं? कीर स्टारमर। कीर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, जिसे लोकतंत्र का जनक माना जाता है। लोकतंत्र का जनक माना जाता है। सबसे पहले लोकतंत्र की शुरुआत कहीं से मानी जाती है तो ब्रिटेन से है। ब्रिटेन में यद्यपि राजशाही है, राजशाही के अधीन लोकतंत्र है, किंतु वहां पर लोकतंत्र की सबसे पहले शुरुआत हुई थी। और ब्रिटेन में ही ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में पिछले 2 वर्षों से अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। और अब वो चुनाव में हार गए हैं। यानी वो कंजर्वेटिव पार्टी से उनकी कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव हार गई है। और कीर स्टारमर किस पार्टी से हैं? लेबर पार्टी से। किससे हैं? लेबर पार्टी से। किस पार्टी से हैं? लेबर पार्टी से हैं। और लेबर पार्टी ने ब्रिटेन की 650 सदस्यीय संसदीय क्षेत्र में से 412 सीटें जीत ली है। कितनी सीटें जीती हैं? 650 में से 412 सीटें जीती हैं। जबकि कंजर्वेटिव पार्टी को 121 सीट ही प्राप्त हुई। कंजर्वेटिव पार्टी को 121 सीट प्राप्त हुई है। जबकि लेबर पार्टी को कीर स्टारमर को कितना मिला है? 412 सीटें मिली। कितनी मिली हैं? 412 सीटें प्राप्त हुई हैं। 412 सीटें प्राप्त करके कीर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और ब्रिटेन के जब नए प्रधानमंत्री बन गए हैं तो इसमें लीसा नंदी जो भारतीय मूल की हैं, इन्हें संस्कृति मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। संस्कृति मंत्रालय। लेबर पार्टी में लीसा नंदी को क्या दिया गया है? संस्कृति मीडिया खेल मंत्रालय। लीसा नंदी को संस्कृति खेल मंत्रालय का दिया गया है। किसका दिया गया है? संस्कृति मंत्रालय का कार्यभार दिया गया लीसा नंदी को। कीर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ब्रिटेन जिसकी राजधानी है लंदन। लंदन जो टेम्स नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे। लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे है।
लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे है। और जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटेन है कैसे बनता है उसको याद रखिएगा। थोड़ा सा ब्रिटेन के बारे में बता दें आपको। ब्रिटेन, ब्रिटेन जिसे हम लोग यूनाइटेड किंगडम के, यूनाइटेड किंगडम, ठीक। चलिए इसको समझते हैं, यूनाइटेड किंगडम कैसे बनता है। देखिए इंग्लैंड है, क्या है? इंग्लैंड। जब खेल का प्रतिनिधित्व करना होता है तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, स्कॉटलैंड और वेल्स, खेल में ये तीनों, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये तीनों अलग अलग प्रतिनिधित्व करते हैं। खेल में ये तीनों अलग अलग प्रतिनिधित्व करते हैं। खेल के क्षेत्र में ये तीनों अलग अलग प्रतिनिधित्व करते हैं। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स तीनों अलग अलग प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब तीनों को मिलाया जाता है तो ये बनते हैं ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और ग्रेट वेल्स, स्कॉटलैंड और वेल्स को मिलाकर क्या बनता है? ग्रेट ब्रिटेन। क्या बनता है? ग्रेट ब्रिटेन बनता है। क्या बनता है? तीनों को मिलाने के बाद क्या बनता है? ग्रेट ब्रिटेन बनता है। क्या बनता है? ग्रेट ब्रिटेन। और जब इसमें उत्तरी आयरलैंड शामिल हो जाता है, उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड जब शामिल हो जाता है तो यह यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा, जब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड तीन उसमें शामिल होते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। और जब सभी शामिल हो जाते हैं, आयरलैंड उत्तरी लेके, तो यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उत्तरी आयरलैंड को शामिल कर लेते हैं तो कौन सा, क्या कहा जाता है इसे? यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा उत्पादन कितना रहा? वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा उत्पादन मूल्य में कितना रहा? ठीक है दोस्तों, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के वित्तीय वर्ष के संबंध में एक अपना आंकड़ा जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि भारत का जो कुल रक्षा उत्पादन रहा 1,26,887 करोड़ रहा है। कितना रहा? 1,26,887 करोड़ रुपए। ठीक है, करोड़ रुपए। कितने रुपए रहे? 1,26,887 करोड़ रुपए, जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा, जो कि पिछले वर्ष के, पिछले वित्तीय वर्ष के 16 पिछले वित्तीय वर्ष से 16.8% अधिक है। 16.8% अधिक है। कितना है? 16.8% अधिक है। पिछले वर्ष की तुलना में 16.8% अधिक है। कितना है? 16.8% अधिक है। 16.8% अधिक है। जी हाँ दोस्तों, कितना था? 16.8% अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक था? 16.8% अधिक है। पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में जो भारत का रक्षा उत्पादन है 16.8% अधिक है। कितना उत्पादन अधिक है? 16.8% उत्पादन अधिक है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई? हाल ही में किस उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई? किस उच्च न्यायालय में की गई है? जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में। ठीक है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का जो पद है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 223 में है। किसमें है? अनुच्छेद 223 में। अनुच्छेद 223 में है, यानी उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 223 में। अनुच्छेद 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय में की गई अनुच्छेद 223 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 223 के तहत की गई है। और अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 126 क्या कहता है कि, अनुच्छेद 126 कहता है कि उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 126 के तहत उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, जबकि अनुच्छेद 223 के तहत उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। और कार्यकारी न्यायाधीश, याद रखिएगा, कार्यकारी न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश, तो कार्यकारी न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 224 के तहत केवल किसमें होती है? कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति किसमें होती है? केवल उच्च न्यायालय में होती है। किसमें होती है? केवल उच्च न्यायालय में होती है। उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होती। उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होती है। याद रखिएगा, ये प्रश्न आया हुआ है, केवल उच्च न्यायालय में। ये
समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रश्न में आ चुका है कि कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय। तो ऑप्शन होगा सिर्फ उच्च न्यायालय में। किसमें होती है? केवल उच्च न्यायालय में होती है। ठीक है दोस्तों, उच्च न्यायालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। अनुच्छेद 214 आर्टिकल 214 क्या कहता है? उच्च न्यायालय का गठन। क्या है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक, तो भारत के कुल कितने राज्यों में उच्च न्यायालय हैं? जी हाँ दोस्तों, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। कितने हैं? 25। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। और 2 यूनियन टेरिटरी हैं, 2 यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर क्या है? उच्च न्यायालय है। वो उसमें से एक है दिल्ली और एक है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और जम्मू कश्मीर 2 ऐसी केंद्र शासित प्रदेश है, 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें क्या है? उच्च न्यायालय। जैसा कि दोस्तों आपको पता है भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से जो गोवा है उसका अपना उच्च न्यायालय नहीं है। गोवा है जो अपना उसका उच्च न्यायालय नहीं है, गोवा में उच्च न्यायालय नहीं है। जबकि 25 भारत में उच्च न्यायालय है, 25 उच्च न्यायालय भारत में टोटल है। भारत में कुल कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं और वर्तमान में कार्यरत हैं। ठीक है, सबसे पहले जो उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था बम्बई कलकत्ता मद्रास का उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था। बम्बई कलकत्ता मद्रास उच्च न्यायालय का जो गठन है 1861 का एक्ट आया था, उच्च न्यायालय एक्ट यानी हाई कोर्ट एक्ट आया था 1861 में। उसके तहत बम्बई कलकत्ता मद्रास का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। फिर 1867 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1867 में की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। फिर 214 में उच्च न्यायालय का है। फिर उच्च न्यायालय के बारे में राज्यों के लिए अनुच्छेद 215 किसके लिए है? अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 कहता है कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है। उच्च न्यायालय क्या होगा? अभिलेख न्यायालय है। क्या है? अभिलेख न्यायालय है। यानी उच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय दिए जाएंगे वो उनका अभिलेखीय साक्ष्य होगा। क्या होगा? अभिलेखीय साक्ष्य होगा। यानी बहुत ही सोच समझ के जो निर्णय आते हैं उनका अभिलेखीय साक्ष्य होता है। क्या होता है? अभिलेखीय साक्ष्य होता है। अभिलेखों के द्वारा उसे साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। उनके निर्णयों को अभिलेखों से साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जबकि ऐसा ही अनुच्छेद 129 में वर्णित है सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 129 में है। सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय में वर्णित होना किसमें है? अनुच्छेद 129 में है। जबकि अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने के लिए है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने के लिए है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने से संबंधित है। अनुच्छेद 216 क्या कहता है? उच्च न्यायालय का गठन के बारे में कहता है। अनुच्छेद 216 किसके बारे में है? उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 216 आर्टिकल 216 गठन के बारे में है। किसके बारे में है? गठन। कैसे होगा गठन? ठीक। अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 217 किससे संबंधित है? उच्च न्यायालय में नियुक्तियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? उच्च न्यायालय में नियुक्तियों से संबंधित है। उच्च न्यायालय में नियुक्तियों के संबंधित है। ठीक। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति पद एवं शर्तों के बारे में। अनुच्छेद 217 में क्या है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद एवं शर्तों के बारे में। 218 में है कि उच्च न्यायालय पर जो उच्चतम न्यायालय के कुछ उपबंध जो हैं वो लागू होंगे। और अनुच्छेद 218, अनुच्छेद 217 फिर अनुच्छेद 218 कहता है कि उच्चतम न्यायालय के कुछ उपबंध जो हैं वो उच्च न्यायालय पे लागू होंगे। उच्चतम न्यायालय के कुछ उपबंध क्या होंगे? वो उच्च न्यायालयों पर लागू होंगे। उच्चतम न्यायालय के कुछ उपबंध क्या होंगे? उच्च न्यायालय पे लागू होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर अनुच्छेद 218 के बाद अनुच्छेद 219। अनुच्छेद 219 में क्या है कि न्यायाधीशों का शपथ है। अनुच्छेद 219 में क्या है? शपथ के बारे में। अनुच्छेद 219 के बारे में किसका है? शपथ के बारे में। अनुच्छेद 219 किसके बारे में है? शपथ के बारे में है। जबकि अनुच्छेद 221 किसके बारे में? इनके वेतन के बारे में। अनुच्छेद 221 किसके बारे में है? अनुच्छेद 221 वेतन के बारे में है। आर्टिकल 223 बता ही दिया मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश के बारे में। अनुच्छेद 224 कार्यकारी न्यायाधीश के बारे में है। अनुच्छेद 226 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 226 रिट अधिकारिता के संबंध में। किसके अधिकारिता के संबंध में है? रिट। आपको पता ही है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं।
5 प्रकार की रिटों को जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय क्या करता है? रिट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय क्या करता है? रिट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय क्या करता है? रिट जारी करता है और रिट जारी करने के लिए जो विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद 32 में दिए गए हैं। किसमें दिए गए हैं? अनुच्छेद 32 में दिए गए और उसमें जो महत्वपूर्ण उल्लेख है वो अनुच्छेद 139 में। किसमें? अनुच्छेद 139 में है। जबकि अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है। रिट जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय को। किसको है? उच्च न्यायालय को है रिट जारी करने का अधिकार। और रिट जो जारी करता है उच्च न्यायालय, ये 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? परमादेश। कौन सी होती हैं? परमादेश। हम आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से आप गद्दी पे बैठे हैं? अधिकार परीक्षा। फिर प्रतिषेध, फिर उत्प्रेषण, फिर क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है दोस्तों। ये 5 प्रकार की रिटें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जारी करती हैं। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय जारी करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि दुनिया की पहली सीएनजी बाइक किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई? दुनिया की पहली सीएनजी बाइक किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई? जी हाँ दोस्तों, बजाज ऑटो के द्वारा। किसके द्वारा? बजाज ऑटो के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च की गई? बजाज ऑटो के द्वारा। बजाज ऑटो के द्वारा दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की गई और इसका नाम है दुनिया की पहली सीएनजी बाइक। दुनिया की सीएनजी बाइक का क्या नाम है? बजाज फ्रीडम 125। बजाज फ्रीडम 125। बजाज फ्रीडम 125। बजाज फ्रीडम 125 दुनिया की पहली ऑटो बाइक का क्या नाम है? दुनिया की पहली सीएनजी बाइक का क्या नाम है? बजाज फ्रीडम 125। दुनिया की पहली सीएनजी बाइक का क्या नाम है? बजाज फ्रीडम 125। और ये दुनिया की पहली सीएनजी बाइक है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका मुख्य होता है पोषक, जिसमें मुख्य अवयव होता है मीथेन। जिसमें मुख्य अवयव क्या होता है? मीथेन होता है। दोस्तों याद रखिएगा, सीएनजी का मुख्य अवयव क्या होता है? मीथेन होता है। और दुनिया की पहली सीएनजी बाइक बजाज ऑटो के द्वारा लॉन्च की गई, इसका नाम है बजाज फ्रीडम 125। क्या नाम है? बजाज फ्रीडम 125। ये पेट्रोल और सीएनजी दोनों वर्जन में चलेगी। पेट्रोल और सीएनजी दोनों वर्जन में काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, किसमें काम करेगी? पेट्रोल और सीएनजी दोनों वर्जन में काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का नेतृत्व किसे सौंपा गया है? तो टोक्यो ओलंपिक के जो जेवलिन थ्रो में, टोक्यो ओलंपिक के जेवलिन थ्रो में जो गोल्ड मेडल विजेता है नीरज चोपड़ा। कौन है? नीरज चोपड़ा जो भारत की 28 सदस्यीय टीम है। कितनी सदस्यीय टीम है? 28 सदस्यीय टीम। 28 सदस्य। कितनी सदस्यीय टीम जा रही है पेरिस में जो जुलाई में हमें अभी ओलंपिक शुरू होने वाला है। ठीक है, जुलाई में पेरिस ओलंपिक शुरू होने वाला है। पेरिस ओलंपिक जो होगा वो 33वें नंबर का होगा। किस नंबर का होगा? 33वें नंबर का होगा पेरिस ओलंपिक। 33वें नंबर का जो पेरिस ओलंपिक है, 33वां जो पेरिस ओलंपिक है, वो नीरज चोपड़ा उसमें भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। भारत की तरफ से 28 सदस्यीय टीम जा रही है, जिसमें से 17 पुरुष और 11 महिलाएं। कितने पुरुष हैं? 17 मेल और 11 फीमेल है। कितनी है? 17 मेल और 11 फीमेल है। नीरज चोपड़ा, देखिए अब ध्वजवाहक कौन होता है? नीरज चोपड़ा जो है नेतृत्व करेंगे। और साथ में अनु रानी भी जो है पैदल चाल में है अनु रानी। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस में हो रहा है। 2020 में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 2021 में हुआ था टोक्यो में, और इससे पहले 2016 में रियो में हुआ था। 2028 में जो होगा वो लॉस एंजल्स में होगा। 2028 में कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में होगा। और 2032 में होगा ब्रिस्बेन में। कहाँ होगा? 2032 में ब्रिस्बेन में होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। CHAPEA मिशन का संबंध किस ग्रह से है? CHAPEA का मिशन का संबंध है मंगल ग्रह से। किस ग्रह से है? मंगल ग्रह से है। किस ग्रह से है? मंगल ग्रह से है। मंगल ग्रह पर CHAPEA मिशन का के लिए मंगल ग्रह पे क्या स्थितियां हैं? मंगल ग्रह पे क्या जीवन की संभावना है? कैसे जीवन हो सकता है? इसको जांचने के लिए पृथ्वी पर ही एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया नासा के द्वारा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया जिसमें
यह पता किया जा सके कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन संभव है, और मंगल ग्रह पे जीवन संभव है तो किस प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। इसी स्थिति को जांचने के लिए 4 एस्ट्रोनॉट को ह्यूस्टन शहर में, कहां पर इस मिशन का संचालन कहां किया गया था, ह्यूस्टन शहर, ह्यूस्टन, अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में, यूएसए के ह्यूस्टन शहर में एक कंडीशन बनाई गई जो पूरी मंगल ग्रह की जैसी स्थिति थी उसमें, और उस पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को उसमें छोड़ दिया गया, और ये 378 दिनों तक, यानी 378 दिनों तक इसमें रहने के बाद ये अंतरिक्ष यात्री बाहर निकले हैं 6 जुलाई को। कब निकले हैं, 6 जुलाई को, ठीक है। 378 दिनों यानी लगभग 101 वर्ष से अधिक समय तक इन्होंने इस कृत्रिम ग्रह पर अपना समय गुजारा है। इस कृत्रिम ग्रह में समय अपना गुजार के 4 अंतरिक्ष यात्री बाहर आए हैं। CHAPE मिशन का संबंध किस ग्रह से है, ह्यूस्टन मंगल ग्रह से। किससे है, मंगल ग्रह से है। ध्रुव सितवाला का संबंध किस खेल से है, तो ध्रुव सितवाला का संबंध किससे है, याद रखिएगा, ये बिलियर्ड से संबंधित है। किससे संबंधित है, बिलियर्ड्स, ठीक है। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में इन्होंने क्या किया, पंकज अडवाणी को हरा दिया। किसको हरा दिया, पंकज अडवाणी को हरा दिया ध्रुव सितवाला ने। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में ध्रुव सितवाला ने पंकज अडवाणी को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। तो ध्रुव सितवाला का संबंध किससे है, बिलियर्ड से है। किससे है, ध्रुव सितवाला का संबंध बिलियर्ड से है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्या है, एससीओ का 10वां सदस्य कौन बना, एससीओ का 10वां सदस्य बना है बेलारूस। कौन बना है, बेलारूस, जिसकी राजधानी क्या है, मिन्स्क। क्या है, मिन्स्क। एससीओ का 10वां सदस्य कौन बना है, बेलारूस। एससीओ, जिसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हमने पिछली वीडियो में देख लिया, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एससीओ जिसकी स्थापना होती है संघाई 5 के नाम से, संघाई 5 के नाम से 1996 में। कब होती है, 1996 में। 2001 में इसमें जो 1996 में जो स्थापना होती है, तो रूस, कजाकिस्तान, चीन, फिर तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, रुकुची तकी 5 देश मिलके संघाई 5 के नाम से 1996 में एक संगठन बनाते हैं। 2001 में इसमें शामिल होता है उज्बेकिस्तान। कौन शामिल होता है, उज्बेकिस्तान। कौन शामिल होता है, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जिसकी राजधानी है ताशकंद। उज्बेकिस्तान जिसकी राजधानी क्या है, ताशकंद। उसके शामिल होने के बाद इसका नाम होता है संघाई सहयोग संगठन। क्या नाम होता है, संघाई सहयोग संगठन। और इसका मुख्यालय है बीजिंग में। कहाँ है, मुख्यालय बीजिंग में। एससीओ का मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग में है। एससीओ का मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग में है। एससीओ 2001 में बनता है, तब इसमें संगठित हो जाते हैं उज्बेकिस्तान। कितने हो जाते हैं, उज्बेकिस्तान। और 2014 के उफा दौर की वार्ता के बाद 2017 में भारत और पाकिस्तान को शामिल कर लिया जाता है। भारत और पाकिस्तान को शामिल कर लिया जाता है। भारत और पाकिस्तान को शामिल करने के बाद सदस्य देशों की संख्या हो जाती है 8। कितनी हो जाती है, 8। सदस्य देशों की संख्या कितनी हो जाती है, 8। और वर्ष 2023 में ईरान को शामिल कर लिए जाने के बाद, वर्ष 2023 में ईरान को शामिल कर लिए जाने के बाद एससीओ में सदस्य देशों की संख्या हो जाती है 9। और अभी जो 2024 का सम्मेलन हुआ है, 2024 का सम्मेलन, इसमें बेलारूस को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। बेलारूस को शामिल करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो बेलारूस को शामिल करने का निर्णय लिया गया। अब एससीओ में सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है, 10। एससीओ में सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है, 10। एससीओ, जी हाँ दोस्तों, एससीओ जिसे हम कोड के रूप में याद कर सकते हैं, एससीओ सदस्य देशों की संख्या रुकची तकी UIPIB, रुकची तकी UIPIB। जैसा कि दोस्तों आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एससीओ के बारे में बहुत विस्तार से बताया दिया जा चुका है क्या है। और फिर आसियान के बारे में बता दें कि आसियान का भी विस्तार किया जा चुका है। आसियान में सदस्य देशों की संख्या हो गई है 11। दक्षिण में आपको पता ही है 8 सदस्य देश हैं। फिर बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं। BBIN में 4 सदस्य देश हैं। फिर काकेकस स्टेट्स में 3 राज्य हैं, आजा आजा 3 राज्य हैं। काकेकस स्टेट में 3 देश हैं, आजा आजा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे कल एक बार फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए शुभ संध्या, राधे राधे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।